जी, आप किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला बोल सकता है। ऐसा हमला जिसे ईरान की पुश्तें याद रखेंगी। इजराइल ने भी जंगी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस बीच ईरान के बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया। सामने खत्म होने तक नहीं भूल पाएंगे। इधर अमेरिका का वॉरशिप ईरान पहुंच चुका है और इसकी जद में ईरान का हर बड़ा शहर है। ईरान ने भी धमकी दी है कि जंग की हालत में हम अमेरिका के हर फौजी अड्डे को तबाह और बर्बाद कर देंगे। इजराइल जंग की गलती से पहले पछताएगा। बड़ा सवाल, क्या ईरान का डूम्सडे यानी बर्बादी का दिन करीब है? कि आज की रात ईरान के लिए आखिरी रात साबित होगी? क्या दुनिया के नक्शे से ईरान मिट जाएगा? कि आज के बाद कोई खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ बोलने से 100 बार सोचेगा? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए, फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप अभी ओमान की खाड़ी के बेहद नजदीक है, तो इसका अर्थ यह है कि अमेरिका अपनी स्ट्राइक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने की रेंज में है। अगले 24 से 28 घंटे जो हमें लगता है कि बहुत अहम है, अब ये देखा जाएगा कि ईरान इस सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो युद्ध है वो लगभग होना तय है और यूएसएस इब्राहिम लिंकन का ईरान पहुंचने के बाद अब वर्ल्ड ऑर्डर जिस प्रकार से तेजी से बदलेंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन यह तय है कि क्या सीधा युद्ध होगा या खामनेई को अरेस्ट करके ले जाया जाएगा, यह बहुत बड़ी बात देखने वाली होगी। दूसरी बात, जिस प्रकार से तख्ता पलट वहां पे होने की संभावना पूरी है। यूएसएस का कैरियर बैटल ग्रुप अब्राहम लिंकन एक किस्म से अपने आप में एक बैटलफील्ड है। एक तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये न्यूक्लियर पावर से चलने वाला है और इसके साथ में 2 या 3 प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी इसके साथ में हैं और इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी फौज है 60 से 70 एयरक्राफ्ट की, 5000 से 6000 इसमें एयरमैन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईरान के समीप डिप्लॉय करने जा रहा है। ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये ईरान के नज़दीक पहुंच चुका है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान की वर्तमान समय की जो आंतरिक अस्थिरता की स्थितियां हैं उसका अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए वो ईरान के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। तो आपने हमारे एक्सपर्ट्स को सुन लिया जो ये बात कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में यानी आज रात या कल का दिन बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है। उन्हें लगता है कि अमेरिका हमला करेगा, लेकिन सवाल भी है जरूरी जो आपके जहन में से, कि आज रात अमेरिका हमले को एग्जीक्यूट कर सकता है? सवाल नंबर 3 जिससे हम पैनल से सवाल करेंगे, क्या ईरान आज यूएस इजराइल पर मिसाइल अटैक करने वाला है? जवाबी कार्रवाई होगी क्या? और देश का सवाल नंबर 4, क्या इजराइल पर ईरान एटॉमिक हमला बोलेगा? सवाल ये जरूरी है और ये जानेंगे भी। और सवाल नंबर 5, क्या ईरान अब दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है? ये तमाम सवाल हम कोशिश करेंगे अपने पैनल से जानने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जी हां, वॉर ब्रेकिंग का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। बिग बॉल पर आपको ब्रेकिंग दिखाने और बताने जा रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर देखिए कि क्या आज की रात कयामत की रात होने जा रही है और जो जंगी बेड़ा है वो पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं सीधा ग्राउंड जीरो से। जी हां, जो यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है और ईरान पर अमेरिका अचानक हमला बोलेगा। लिंकन की स्ट्राइक रेंज में है, यूएस सेंट्रल कमांड जोन में अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है। ये वॉरशिप यानी तैयारियां पूरी हैं, तैयारियां मुकम्मल है और इस तैयारी के मुकम्मल होने का मतलब है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। यूएस अब्राहम लिंकन ईरान पहुंच चुका है, खाड़ी में पहुंच चुका है और ईरान के मुख्तलिफ शहर उसके निशाने पर हैं। यानी अगर पेंटागन से सिग्नल ग्रीन आता है तो हमला एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ट्रंप ने भी कह दिया है कि जो वॉर प्रोटोकॉल है उसे फॉलो कीजिए। और पेंटागन में बीते 1 हफ्ते से कोई भी सैनिक, कोई भी कर्मचारी अपने घर नहीं गया है क्योंकि वहां का पिज्जा इंडेक्स बढ़ गया है। लोग लगातार 24-48 घंटे से वहां पर काम कर रहे हैं, जंग की तैयारियां हो रही हैं और लगातार जो नेवल कमांड है वो यूएस अब्राहम लिंकन से बात कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जो अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी में था वो वहां से मूव करता हुआ खाड़ी देश ईरान पहुंच चुका है और ईरान के अलग अलग शहर उसकी रेंज में। लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जिससे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में कैसे हालात होने वाले। लेकिन ग्राफिक के जरिए समझिए कि आखिर वहां पर क्या कुछ होने जा रहा है। अब उन देशों के नाम आपको हम बताने जा रहे हैं जहां उन देशों के नाम देखिए और जो वॉरशिप की पोजिशनिंग है वो देखिए बिग बॉल पर। ये देखिए, ये ईरान है और ये देखिए ये वॉरशिप जो अब्राहम
यहां से अब्राहम लिंकन मूव करता हुआ भारत के अरेबियन सी से होता हुआ पैसिफिक ओशन पहुंचा है, और पैसिफिक ओशन से ये अटलांटिक ओशन का इलाका है। ईरान यहां पर है, इराक यहां पर है, यानी ये जो नेवल शिप आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, एक इसमें यूएस अब्राहम लिंकन है, दूसरा जो वॉरशिप है वो यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश है। ये दोनों की जो पोजीशनिंग बहुत क्रूशियल है, और ईरान पर अटैक की पूरी प्लानिंग हो गई, यानी इन दोनों वॉरशिप की रेंज में ईरान है, इधर इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है। ये चाइना आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ऊपर रशिया को आप देख सकते हैं। ये जो वॉरशिप थे ये यहां पर पोजीशन थे साउथ चाइना सी में, चीन के ठीक नीचे का जो इलाका है जिसके लिए अमेरिका और चाइना अक्सर लड़ाई किया करते हैं, यहां पर ये वॉरशिप था। यहां से मूव करता हुआ ये वॉरशिप नीचे होता हुआ समंदर के रास्ते यहां पहुंच चुका है, और ईरान उनके निशाने पर है, ईरान उनकी जद में है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा ईरान, ये जो पूरा आप खित्ता देख रहे हैं, जो पोर्शन आप देख रहे हैं होता है, तो ये वॉरशिप ईरान की धज्जियां उड़ा देंगे, ईरान के अलग अलग इलाकों में हमला करेंगे। ग्राफिक्स देखिए, और अगर ईरान पर हमला होता है तो पूरा जो मिडिल ईस्ट वाला ये पूरा खित्ता आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के बगल का जो पूरा इलाका है, इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं। यहाँ इराक, ईरान, तेहरान, यमन, सीरिया, ये तमाम मुल्क हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं। यहां पर पहुंचने का मतलब है कि अब ईरान रेंज में है, यहां से सीधा अटैक अगर यूएसएसआर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अब्राहम लिंकन करते हैं तो ईरान बिल्कुल रेंज में है। और ये खाड़ी का जो इलाका है ये बहुत क्रूशियल इलाका है, क्योंकि खाड़ी के देशों का सीधा जो कनेक्ट है वो इन समुद्री रास्तों के जरिए होता है। तो ये मैप देखिए मुकम्मल तरीके से और समझिए कि अब जो वॉर का स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन रही है, जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम बना था, अब जो जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन हो रही है, उसके बारे में इस मैप के जरिए आपको बता रहे हैं। अगला ग्राफिक आप दिखाते हैं कि किस तरह से मौत की टिक टिक अब चलनी शुरू हो गई। ईरान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। दिया मौत की टिक टिक की वजह समझिए, यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है, जिसकी डिटेल, जिसकी लोकेशन अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताई। इसके अलावा वहां पर ईरान पर अमेरिका अचानक हमला बोलेगा, ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने अपनी पोजीशन के जो वॉर रूम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेंटागन बिल्कुल तैयार है, सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट अलाइन कर दिए गए हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल अलाइन हो चुका है, यानी आने वाले वक्त में सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल मिलना है और पेंटागन की ओर से आदेश आएगा हमले का। ईरान के शहर अब्राहम लिंकन के स्ट्राइक रेंज में, जैसा मैंने आपको मैप में बताया था कि पूरा का पूरा जो ईरान है उसके अलग अलग मुख्तलिफ जो शहर हैं, अलग अलग जो डिफरेंट सिटीज हैं, वो अब्राहम लिंकन की जो मिसाइल रेंज है, जो टारगेट्स हैं, वहां पर लॉक हो चुके हैं। यूएस सेंट्रल कमांड जोन में पहुंचा वॉरशिप। यूएस सेंट्रल कमांड क्या है? एक ऐसा कमांड सेंटर जहां से नेवल को, एयरफोर्स को, साथ ही साथ जो बूट्स ऑन ग्राउंड जो सैनिक होते हैं, यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों को वहां से कमांड किया जाता है। C-37B एयरक्राफ्ट ईरान के उत्तर में जो अशगाबाद बेस पहुंच चुका है। ये एक तरह का इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है जो आप ये कह सकते हैं कि वो एक मूविंग टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, उन्हें देख सकता है, एक मूविंग रडार इसे आप कह सकते हैं। यूएस एयरफोर्स ने जॉर्डन में F-15 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया है। ईरान के आसपास, अभी एक अगला मैप आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि ईरान के आसपास कहां कहां प्लेसिंग अमेरिका के बेसिस की है, और वहां से F-22, F-15, F-35 जो जेट्स हैं वहां से फ्लाई करेंगे। यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, क्योंकि इन ग्राफिक्स के जरिए वॉल पर आप समझ पाएंगे कि आखिर वहां क्या कुछ चल रहा है। ट्रंप को ईरान ने भी वार्निंग दी है। देखिए इस तैयारी के बीच वो कह रहे हैं अमेरिकी हमले का तगड़ा जवाब देंगे। खामनेई साहब ने धमकी दी है ट्रंप को कि अगर आपने हमला किया तो इसका मुकम्मल जवाब हम आपको देंगे। इसके अलावा अमेरिकी बेस हमारे निशाने पर, यह बात खामनेई भी कह रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका धमकी दे रहा है, खामनेई साहब जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो कह रहे हैं अमेरिका का हर नेवल बेस, हर आर्मी बेस जो आसपास के खाड़ी देशों में, वो उनके निशाने पर है। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जाएगा। हमले के बाद अमेरिका पछताएगा, यह बात खामनेई साहब कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला तो इजराइल और अमेरिका दोनों को पछताना पड़ेगा। खामनेई साहब सुप्रीम लीडर है, वो धमकी दे रहे हैं खुलेआम कि पछताना पड़ेगा। जंग हुई तो दुनिया देखेगी, ये बात खामनेई साहब कह रहे हैं। खुद तो बंकर में छिपे हुए हैं, जनता को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया है, और बंकर के अंदर से इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। इसका मायने और मतलब ही क्या होता है? जंग हुई तो दुनिया देखेगी, और अगर अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया, तो ये भी दुनिया जरूर देखेगी। खामनेई साहब, जंग से अमेरिका कभी नहीं उबर पाएगा। ये धमकी अमेरिका को दे रहे हैं, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, उसे ये कह रहे हैं कि अगर जंग हुई तो अमेरिका इस हमले से, इस सदमे से कभी उबर नहीं पाएगा। और मुझे तो लगता है ईरान को उबरने में सालों लग जाएंगे। ईरान पर हमले से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। यानी ये धमकी किस तरह की है? ये धमकी एटॉमिक वेपन्स की है, यानी मिसाइल्स के जरिए वो एटॉमिक वॉरफेयर को भेजकर अमेरिका को, इजराइल को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का रॉकेट ब्रिगेड अलर्ट, हमला करेगा, जवाब देगा। इजराइल के शहर भी निशाने पर हैं। वो नेतन्याहू साहब को भी धमकी दे रहे हैं कि जो इजराइल से पहली मर्तबा 2025 में जो जंग हुई थी, उसके बाद भी हम कमजोर नहीं पड़े। इजराइल को फिर से सबक सिखाएंगे, चाहे वो यरूशलेम हो, तेल अवीव जैसे शहर हो जहां बहुत नुकसान पहुंचा था। और अमेरिकी हमले का तगड़ा जवाब देने की बात करें। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं
जिसके जरिए आप समझेंगे कि आखिरकार आने वाले वक्त में ये जो टैक्टिकल वॉरफेयर है कितना खतरनाक होने जा रहा है और ईरान को कैसे अमेरिका ने घिर रखा। जरा मैप के जरिए समझिएगा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस कहां कहां है, वो मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओमान, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत, इसके अलावा तुर्की है। यानी ये जो लाल निशान आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, जो आप रेड निशान आप देख रहे हैं, वो जो रेड निशान ये बताते हैं कि अमेरिका ने ऑलरेडी अपने फाइटर जेट्स को यहां डिप्लॉय कर। पीछे प्लीज फुल फ्रेम लीजिए से। तो आप इस मैप में आप देखेंगे तो इस मैप में जो रेड ब्लिंकर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये अमेरिका के जो बेसेस है जहां पर ऑलरेडी फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं, ऑलरेडी वहां पर उनके फौजी हैं, उनके सैनिक हैं। जरा सोचिए कि ईरान यहां पर है और उस पर हमला करना हो तो कितना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इराक में उनका बेस है, कुवैत में उनका बेस है, ओमान में उनका बेस, जरूरत नहीं है। प्लस उसके 2 वॉरशिप जो है वो ऑलरेडी खाड़ी देश में पहुंचे हैं, जिनकी रेंज में ईरान और ईरान का पूरा शहर है, पूरा इलाका है, पूरा उनका जो क्षेत्रफल है, पूरी ज्योग्राफी उनके रेंज में है। और उसके बाद जो उनके फाइटर जेट्स हैं वो भी इन जगहों पर डिप्लॉय किए गए। यानी आने वाले वक्त में अगर हमला हुआ तो तुर्की, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई जैसे जो इलाके हैं वहां से अमेरिका अपने फाइटर जेट्स के साथ ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करेगा। और उसके बाद ये जो इलाके हैं यहां से हमला करने में, यानी अगर आप एरियल डिस्टेंस देखें F-35 या F-22 जो फ्लाई करते हैं तो कुवैत से, जॉर्डन से, यूएई और ओमान से पहुंचने बमुश्किल उनको 6 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। मैक्सिमम 5 मिनट 6 मिनट की दूरी पर है, सुपरसोनिक ये जेट्स हैं। तो वहां पहुंचेंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे, हमला करेंगे और लौट आएंगे। और बहुत मुमकिन है कि इन बेसिस पर जो अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को भी चोरी छुपे सीक्रेटली डिप्लॉय किया है। अगर ट्रंप को ईरान की ओर से धमकी मिल सकती है, अमेरिका हमले का तगड़ा जवाब देंगे, ये बात कह रहे हैं। देखिए ईरान ने धमकी दी, ईरान कह रहे हैं कि ट्रंप को हम धमकी दे रहे हैं, ट्रंप को धमका रहे हैं, अमेरिका हमला अगर करता है तो उस अमेरिकी हमले का तगड़ा जवाब देंगे, ये बात ईरान ने कही है। साथ ही साथ आपको बताएं अमेरिकी बेस हमारे निशाने पर, यह बात ईरान कह रहा है कि अमेरिकी जो बेसिस है हमारे निशाने पर है, अगर अमेरिका की ओर से हमला होता है तो उनके बेसिस पर हमला करेंगे, जंग से यूएस कभी उबर नहीं पाएगा, ये बात ईरान कह रहा है। वॉल ब्रेकिंग आपको देख रहे हैं, वॉर ब्रेकिंग के जरिए समझिए कि अभी वहां पर कितनी टैक्टिकल सिचुएशन है, कितना मामला इंटेंस और स्ट्रेसफुल है कि दोनों ही मुल्क एक दूसरे को धमका रहे हैं। अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है, ईरान हमें इस हमले के बाद पछताएंगे और उनको 100 बार सोचना चाहिए हमारे ऊपर हमला करने से पहले। और इस धमकी का मतलब क्या है कि उनकी जो मिसाइल ब्रिगेड है, रॉकेट ब्रिगेड है, वो एटॉमिक वेपन्स फायर कर सकती है। और इसीलिए ईरान इतनी हेकड़ी दिखा रहा है, इतनी मजबूती से अमेरिका के सामने खड़ा है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सामने किस तरह से ईरान आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है, और उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि उनके पास एटॉमिक वेपन्स हैं और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल या अमेरिका के ऊपर इस तरह के टिकड़ी है, इनके बीच अगर जंग हुई तो क्या हालत हाजरा होगा, क्या सिचुएशन होगी, जियोपॉलिटिकल चेंजेस क्या होने वाले हैं, ये तमाम चीजें आपको जताने की कोशिश। राजेश भार्गव साहब मेरे साथ हैं, पूर्व आईजी हैं बीएसएफ के। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है देश का सवाल में। इसके अलावा मेरे साथ एनके सूद साहब हैं, पूर्व रॉ ऑफिसर हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता जी हैं जो कि डिप्लोमेट है, और उनके जरिए हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से चीजें वहां पर हो रही हैं। और हमारे साथ द्विवेदी जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, विदेशी मामलों के जानकार हैं, और इनके जरिए भी हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये जो सिचुएशन बन रही है इसमें सारी चीजें अब और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं जा रहा हूं आर भार्गव सर के पास। सर मेरा सवाल आपसे यही है कि अभी जो आज की रात या आने वाला 24 से 48 घंटा आप कितना क्रूशियल देख रहे हैं ईरान के लिए, अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए? सर देखिए, जहां तक क्रूशियलिटी की बात है, हम लोग का यहाँ बैठ करके कहना कि अमेरिका आज ही हमला कर देगा, 24 घंटे में करेगा, 48 घंटे में करेगा, इसका कोई हमारे लिए उतना असेसमेंट का मीनिंग नहीं है। रीजन ये है कि अमेरिका ने क्या करना है, अमेरिका ने क्या सोचना है, उसकी आगे की प्लानिंग क्या है, और जितना भी उसने अभी ये टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट किए हैं, उसके एक्चुअल मंशा क्या है। देखिए, एक बात है, दोबारा उठ करके खड़ा हुआ है। देखिए, अमेरिका ने कहां अटैक नहीं किए हैं। वियतनाम में गया, उस समय वियतनाम क्या था, कुछ भी नहीं था। अफगानिस्तान में गया, अफगानिस्तान क्या खत्म हो गया? नहीं। भाई, अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद, वियतनाम से जाने के बाद बाकी जहां जहां वो गया उसने यही कहा हम इसे बर्बाद कर देंगे। लेकिन कोई भी देश बर्बाद नहीं हुआ, और ईरान भी अमेरिका कितना ही कुछ करे वहां उसको टोटली खत्म नहीं कर सकता। वहां की पॉपुलेशन जब तक अपने आप को नहीं मानती कि हम खत्म हो गए, तब तक वो देश खत्म नहीं हो सकता। और देखिए, आज ईरान अगर खड़ा होकर के अमेरिका को चैलेंज दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई हवा में ही चैलेंज दे रहा है। आप उसका जिस समय इजराइल के साथ में उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय से अभी तक आप देखिए
उसकी सबसे बड़ी जो उसकी पावर है इस समय, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो है उसकी मिसाइल पावर। राइट सर। और वो मिसाइल पावर में था, इसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं है। एक चीज और है जो मैं, जी सर। पता नहीं मैं वहां कितना सही हूं कितना गलत हूं, कि आज जो अमेरिका ईरान के ऊपर जा रहा है उसका एम क्या है, बेसिक एम क्या है, जो भी कुछ वो आज कर रहा है उससे वो अचीव क्या करना चाहता है। पहले था उसके पास एम था कि वो हाँ ईरान की न्यूक्लियर जो उसके बेसिस थे, या जहां भी वो अपने न्यूक्लियर आर्मामेंट तैयार कर रहा था उनको खत्म करने का। उस समय भी नहीं हुए। आज कोई भी नहीं कह सकता है आज की तारीख में, बल्कि मैं इसको एक दूसरे नजरिए से देखता हूं। जी सर। पिछले 1.5-2 महीने में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उसके नजरिए से आप देखिए कि अमेरिका जो आज ईरान के ऊपर जा रहा है, उसको धमका रहा है, वहां पर यह धमकी या ईरान के ऊपर का हमला उन सिनेरियो में क्या क्या असर कर सकता है। आज अमेरिका कहता है कि मैं ईरान को नष्ट कर दूंगा, लेकिन साथ साथ उसकी नजर कहां पर है, उसकी नजर ग्रीनलैंड के ऊपर भी है, जहां Right, पर sir. कि पूरा यूरोप उसके अगेंस्ट आकर के खड़ा हो रखा है। अभी कुछ दिन पहले उसने वेनेजुएला में अपना ऑपरेशन करके वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिया। राइट सर। वहां भी वो क्या चाहेगा कि वहां हम ईरान पे ये करना है, तुम लोग भी अपना तैयार रहो, तुम लोग भी अपने कान के ऊपर जो है जू रेंगने दो, कान को बंद मत करो, आंख को खुले रखो। तो ये सारी चीजें अमेरिका किस तरीके से देख रहा है, उसके वहां पर पेंटागन में क्या चल रहा है उनके दिमाग में, ये अभी शायद हम लोगों के लिए इतना आसान नहीं है समझने का। खास तौर से हम जब पब्लिक डोमेन में बैठे हुए हैं, जो ठीक है शायद जो गवर्नमेंट में होंगे उनके पास बहुत सी खबरें आ रही होंगी राइट सर। कि हाँ अमेरिका में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन कोई इतना ओपन नहीं है जिसको हम कहें कि हर एक को पता लग Fair गया। enough, sir. तो Point मेरे taken. ख्याल से अमेरिका ने क्या करना है ये शायद अमेरिका को ही पता है। फेयर इनफ सर, पॉइंट टेकन। मनन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि विदेश नीति इंटरनेशनल कर पाए ईरान, और अगर वॉरशिप वहां पर पहुंचे हैं, अगर अमेरिका इतनी सख्ती से जवाब दे रहा है, इजराइल धमकी दे रहा है, अगर ये कम्युनिकेशन बहुत हॉट हो चला है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं मनन सर, क्या यहां से आपको कोई रेस्ट दिखाई दे रहा है, कोई पीस टॉक्स आपको होती दिख रही हैं, या आपको लगता है कि एस्केलेशन बहुत ज्यादा हो गया, जैसे भार्गव सर कह रहे हैं कि हमला कब होगा इसे लेकर इम्कान नहीं, अंदाजा नहीं, वी कैन नॉट मेक इट श्योर कि हमला होगा। लेकिन सर अभी जो सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई है, आपको लगता है कि इज देयर इज एनी विंडो फॉर कम्युनिकेशन, फॉर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन और डिप्लोमेटिक टाई अप के लिए कुछ बचा है सर? मनन सर। बिल्कुल जी, मैं आपसे यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि ईरान अगर कल्प्रिट है किसी भी मायने में, राइट सर। तो उसमें वो ये है कि बेसिकली उसने जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो आतंकवादी संगठन है, ये अमेरिका का जो स्टैंडर्ड केस बनता है ईरान के अगेंस्ट, न्यूक्लियर केस की हम लोग बात ना करें, तो जिस तरीके से रिलेंटलेसली और बिल्कुल रिपीटेडली कई वर्षों से 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद से जिस तरीके से हिजबुल्लाह को लेबनान में, हमास को गाजा स्ट्रिप में, और सीरिया के मिलिटेंट्स को, कर्ड्स को, और जिस तरीके से इनका कोएलिशन ईरान का एर्दोगन के रहा है, इजराइल का कोई अगर बिल्कुल कंजेनाइटल एनिमी है तो वो ईरान ही है। तो Right, मुझे sir. लगता है कि ईरान के ऊपर सबसे बड़ा केस ये है कि वह नॉन स्टेट एक्टर सपोर्टर है, तो एक तरीके से रोग स्टेट है। पर भविष्य में क्या होता है ये हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स जिसकी आप बात कर रहे थे, Right, sir. उसके ऊपर बात करें तो हम ये पाएंगे कि इसे कहते हैं तलवार चमकाने की डिप्लोमेसी, सैबर रेटलिंग डिप्लोमेसी। राइट सर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं इस तरह की कोर्सिव डिप्लोमेसी के लिए, और यही काम अब खुमैनी भी कर रहे हैं अमेरिका के अगेंस्ट। पर अगर बॉम्बार्डमेंट या कोई भी मिलिट्री एंटेंगलमेंट होता है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि 7 या 10 डेज के से पहले ही शायद ईरान अपने घुटने टेक देगा, क्योंकि ना तो उनका मिलिट्री पावर इतना मॉडर्न है और न ही उनके अंदर ऐसी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है कि वो अमेरिका जैसे हाइपर स्टेट के साथ युद्ध कर सकें। सर्वाइव करना उनका मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर यही कहूंगा। फेयर इनफ सर। मेरे साथ एम्बेसडर गौरी शंकर जी भी हैं, इज अ फॉर्मर डिप्लोमेट। सर, अभी हम बीते करीब 10-15 दिन से डिबेट इस मसले पर कर रहे हैं और अमूमन हम हर हफ्ते मिलते हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अभी जैसा कि भार्गव सर भी बता रहे हैं और मनन सर भी बता रहे हैं कि अमेरिका का जो नंबर 1 दुश्मन है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ईरान इज वन ऑफ देम। अब यहां से सर आप वॉर एस्केलेशन देख रहे हैं
कि आपको लगता है कि सिर्फ ये अमेरिका प्रेशर बनाने की क्वेश्चन इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा है? सर मुझे लगता है कि बहुत इंटेंस सिचुएशन है और मुझे लगता है कि आने वाले 24-48 घंटे या 4 दिन 5 दिन के भीतर हमें कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। डू यू थिंक सर? जी नमस्कार। प्रणाम सर। देखिए, ईरान के अगेंस्ट में अमेरिका के या वेस्टर्न वर्ल्ड के एज ए होल 4-5 बड़े ग्रीवांसेज हैं। राइट सर। पहले तो न्यूक्लियर जो पावर जो ईरान बनना चाहता है, उनके इंस्टॉलेशंस, वो सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक रहा है। दूसरा, वो इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो जियोनिस्ट स्टेट इसको कहते हैं, और वो कहते हैं कि इनको एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरा, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे हुती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, इनको सपोर्ट ईरान करता है। और चौथा, अभी जो रिसेंट हुआ है, जो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ ईरान में, राइट सर। उसके बाद से एस्टिमेट ये है कि 5,000 से 20,000 जो या ये जो करंट रेजिम है वो हमारे से नेगोशिएट करके जो रिप्रेसिव इनकी टेंडेंसीज हैं उनको थोड़ा सा कम करे और उनको थोड़ा रिलैक्स करे। राइट सर। और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको इंस्पेक्शन के लिए खोले और इजराइल के साथ एग्रीमेंट करे। तो ये चीजें, मेरे को नहीं लगता कि अभी कोई डिप्लोमेटिक डायलॉग की जगह बची हुई है। जब तक खोमेनाई वहां पर है, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कोई डिप्लोमेटिक डायलॉग दोनों कंट्रीज के बीच में हो सकता है, क्योंकि दोनों का बहुत ईगो इश्यू बन चुका है, एक प्रेस्टीज पॉइंट है। और खोमेनाई कह रहा है और हमेशा कहता आ रहा है कि हम ऑल आउट वार करेंगे। और खोमेनाई के पास थोड़े रिप्रेसिव जो इनका रिवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान का, वो काफी रिप्रेसिव टेंडेंसी के लोग हैं। उन्होंने इस रिवॉल्यूशन को जो हो रही थी खोमेनाई के अगेंस्ट में, उसको अभी तक फिलहाल दबा लिया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ईरान के पास जो मिसाइल ताकत है, उसकी बेसिस पे ये धमकी दे रहे हैं। और अमेरिका, मेरे को लगता नहीं है कि इतनी जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि वो शो फोर्स जो कहते हैं, वो डिप्लोमेसी अभी चल रही है फिलहाल। ये अरब देश जो हैं और जो गल्फ के कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ के जो पूरा का पूरा वातावरण युद्ध के अंदर तब्दील हो और वहाँ पे अस्थिरता की समस्या आए। तो अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि समय लगेगा, हो सकता है 1-2-3 वीक का समय लगे। उस बीच में कोई डायलॉग का रास्ता निकाला जाए और डायलॉग से इस समस्या को समाधान किया जाए। अगर ये नहीं निकलता डायलॉग का, तो हो सकता है कुछ टारगेटेड जो लोग हैं ईरान में, उनके ऊपर अमेरिका का हमला हो और उनको मारने की कोशिश की जाए। ये मेरे को अभी फिलहाल लग रहा है, नहीं लग रहा है कोई लार्ज स्केल वॉर इमीडिएटली होगा। ठीक है एम्बेसडर साहब, पॉइंट टेकन, प्लीज स्टे विथ मी। मेरे साथ एनके सूद साहब हैं, इज अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर। सूद सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ईरान में जो देखने को मिला, ये नैरेटिव बार बार कहा गया कि CIA और मोसाद वहाँ पर एक्टिव था। इसके अलावा आने वाले टाइम में पाकिस्तान का भी जिक्र है कि पाकिस्तान की जो एजेंसी ISI है सर, वो भी लगातार इसमें मुफ्तला रही है, शामिल रही है। ईरान में जो अनरेस्ट पैदा हुआ है उसके पीछे आपका एनालिसिस क्या कहता है सूद सर? देखिए, मेरे हिसाब से जो वहाँ पे सिचुएशन चल रही है ईरान के अंदर, वो मेन है कि वहाँ पे प्राइस राइज है। मैं ईरान के अंदर पोस्टेड था 91 से लेकर 93 तक। उस टाइम पे जो $1 की कीमत थी वो थी 70 रियाल्स या 7 रुपया। ब्लैक में 20 टाइम्स था, या 140-1400 आपके रियाल हो जाते हैं। लेकिन आज जो वहां पे कीमत है $1 की, वो है 1.4 मिलियन रियाल। राइट सर। वहां पे जो एक रोटी मिलती है, घर में रोटी नहीं मिलती। हाँ, वहां पे रोटी नहीं मिलती। वहां पे जगह जगह तंदूर लगे हुए हैं जहां से रोटी लेते हैं, आटा नहीं मिलता वहां पे। हमें तो ले लेते थे किस तरीके से। वहां पे 20,000 रियाल की एक रोटी मिलती है, लोग भूखे मर रहे हैं वहां पे। काम है नहीं, बिजनेस है नहीं, तेल बिक नहीं रहा, इंडस्ट्री है नहीं। फ्रूट उगते हैं वहां पे, ड्राई फ्रूट उगते हैं, वो थोड़े से बिक जाते हैं, उनको पैसा आता है। वो सारा पैसा कहाँ जाता है? वो जाता है हुतीस को, आपके हमास को, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह को जाता है। लोगों को कुछ नहीं मिलता। और ईरान को पे लोगों की चिंता भी नहीं है। वहां पे 10,000 मर जाए, 20,000 मर जाए, 50,000 मर जाए, 5 लाख मर जाए, कोई चिंता नहीं उनको। राइट सर। उनको अपनी चिंता है, उनको हुतीस की चिंता है। और वहां पे लोग इस टाइम पे मजबूरी में बाहर आ रहे हैं, उनके पास रास्ता नहीं बचा। इसके पीछे ना CIA का हाथ है, ना इसके पीछे इजराइल का हाथ है, ना इसके पीछे पाकिस्तान के ISI का हाथ है। पाकिस्तान के ISI वहां पे कोई एक्टिव नहीं है, आप बता दूं मैं। साथ एक और बात है कि US भी नहीं चाहता कि गवर्नमेंट हटे, वो तो चाहता है ये जो गवर्नमेंट बैठी है ये यहीं पे रहे। देखिए US की पॉलिसी क्या है,
यूएस की पॉलिसी है वर्ल्ड के अंदर डिसऑर्डर लेके आना। आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर उसे किस तरीके से डिसऑर्डर लाए, और इस टाइम पे ट्रंप ने तो सारा कुछ क्लियर कर दिया कि मैं इसको भी मार दूंगा, उसको भी मार दूंगा, अपने एलाइज को भी छोड़ दिया। इससे सऊदी भी दबा रहेगा, इससे इजराइल भी अपने एजेंडे पे चलाएगा, और यूएस के आर्म्स बिकेंगे। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज के जो मेन बिजनेस है वो है टूरिज्म, और दूसरा है उनका आर्म्स बेचना। अगर यहाँ पे पीस होगी तो यूएस के आर्म्स बिकने बंद हो जाएंगे। यूएस कहीं भी पीस नहीं चाहता। अगर इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा होता है तो उसके अंदर भी यूएस चाहता कि झगड़ा होता है, और यूएस ये भी चाहता था जब स्टैंड अप हुआ था हमारा चाइना के साथ झगड़ा हो, B2 बॉम्बर्स दे दूंगा। लेकिन मेन बात है यूएस एक सिचुएशन पे अटैक करेगा। राइट सर। अगर यूएस को होगा खतरा होगा ईरान से, उनके न्यूक्लियर वेपन से। अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन आएंगे तो सबसे पहले अटैक करेंगे इजराइल पे, दूसरा अटैक करेंगे अमेरिका के ऊपर। राइट सर। और लोग कहते हैं जो सबसे बड़ा शैतान है वो है यूएस। तो अगर ट्रंप यहाँ पे अटैक करेंगे, उनको खतरा होगा ईरान से, तभी अटैक करेंगे। अदरवाइज ट्रंप भी नहीं चाहते कि वहां पे गवर्नमेंट जाए, लोग मरे, और वहां पे जितने भी लोग मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब IRGC खत्म हो जाएगी, और वो बहुत स्ट्रांग है, वो खत्म नहीं होगी जब तक खबरें की गवर्नमेंट पड़ी है, उनके साथ IRGC है। अंदर से इनका कोई बैकअप नहीं है, कोई आपस के डिफरेंसेस नहीं है। जो वहां पे आपके मिलिटेंट ग्रुप बैठे हैं या इस्लामिस्ट बैठे हैं, यहाँ पे लोग मर जाएं, 50,000 मर जाए, 50,000 तो मुझे लगता है कि मर चुके हैं, मुझे वहां से खबर भी आई है, और 2 लाख मर जाए, 10 लाख मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये तो मुर्दों के ऊपर अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं। यही हाल है पाकिस्तान का, यही हाल बांग्लादेश का होने वाला। तो यूएस को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, क्या यूएस ने कहीं केयर की है ह्यूमन राइट्स की? यूएस ने ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर अटैक कर दिया, उनके किंग को, उनके राजा को मार दिया, वहां पे हजारों लोग मार दिए। यही काम उन्होंने किया सीरिया के अंदर, यही किया लीबिया के अंदर, और यही चाहता है कि इंडिया के अंदर हो। आज बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट करता? बांग्लादेशी जो जमात इस्लामी पार्टी उसको सपोर्ट करता था, इंडियन डिस्टर्ब। तो एक सिचुएशन में अटैक करेगा वो होगा जब उसको लगेगा कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अदरवाइज वो कभी भी अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पे एयर अटैक। सर स्टे विथ मी, सर प्लीज स्टे विथ मी। जिससे अब्राहम लिंकन वॉरशिप की हम बात कर रहे हैं, जो अब ईरान के बहुत करीब पहुंच चुका है। सर मैं चाहता हूं दर्शकों को बिग बॉल पे वो हम समझाएं भी कि आखिर वो वॉरशिप इतने खतरनाक क्यों है, उसकी टैक्टिकल एडवांसमेंट कितनी है। बॉल पे, बिग बॉल पे मैं जा रहा हूं और मैं आपको वहां समझाने और बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरह से ये जो वॉरशिप है ये आने वाले वक्त में ईरान के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने जा रही है, और इसके बूते ही अमेरिका ईरान को इतनी धमकी दे रहा है। बिग बॉल पर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे अब अब्राहम लिंकन के पहुंचने के बाद टैक्टिकल एडवांसमेंट में हो गया। देखिए ये तस्वीर मेरे ठीक पीछे जो आप वॉरशिप देख रहे हैं, जो भारी भरकम एक शहर जैसा है, एक फुटबॉल के स्टेडियम से ज्यादा इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई उसके मुकाबले जरूर कम होगी। ये यूएस अब्राहम लिंकन है जिसमें बहुत सारे हॉवरक्राफ्ट होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, और ये पूरा जो वॉरशिप आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉरशिप, इस पे कम से कम 250 से 300 जो वर्कर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है वहां पर काम करता है। इसके अंदर टॉमहॉक मिसाइलें होती हैं, इस पर F-35, F-16 जैसे जो फाइटर जेट हैं वो इस पर लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। यानी चलता फिरता एक पूरा आर्मी बेस है ये। इसके लिए किसी जमीन की जरूरत नहीं है। B-2 बॉम्बर इस पर लैंड कर सकता है, फाइटर जेट्स इस पर लैंड कर सकते हैं, इस पर क्रूशियल हेलीकॉप्टर्स भी रहते हैं। साथ ही साथ किनारे पहुंचने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी मुकम्मल इसके पास पूरी तैयारियां होती है। जो छोटे आप शिप्स देख रहे हैं, छोटी जो आपको शिप्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर डिस्ट्रॉयर्स जो वहां से निकलकर जमीन पे ऑपरेशन करने के लिए जाती हैं। और इसके पहुंचने का मतलब यह है कि समझिए कि अमेरिका पूरा फौजी अड्डा वहां पर पहुंच गया है। 2 वॉरशिप पहुंच रहे हैं। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं यूएस अब्राहम लिंकन की है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर पड़ा था। 1979 में ये नेवी में कमीशन हुआ था, और तब से बहुत सारे समुद्री ऑपरेशन इस वॉरशिप ने किए हैं। और देखिए यही वॉरशिप साउथ चाइना सी से होता हुआ अब ईरान के बहुत करीब पहुंच गया। और अपडेट्स जो हमें मिल रहे, मिडिल ईस्ट के जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि ईरान के ज्यादातर जो बड़े शहर हैं वो अब इस पर जो मिसाइलें तैनात की गई हैं उनकी रेंज में हैं। और इसका मतलब ये होता है कि अगर पेंटागन से सिग्नल ग्रीन आता है तो ये जो वॉरशिप है ये एक्शन में आ जाएगा। देखिए बिल्कुल मुकम्मल मॉडर्न वॉरशिप है, इस पर बहुत सारी मिसाइल हैं, बहुत सारी, और ये एक मिनी सबमरीन को भी कैरी अपने साथ करता है पानी के अंदर ऑपरेशन करने के लिए। साथ ही साथ ये एक एटॉमिक प्रोपेल्ड, एटॉमिक एनर्जी से जनरेटेड होने वाला एक वॉरशिप है, यानी फ्यूल कभी खत्म नहीं होना है। ये 6 महीने से लेकर साल भर तक समुद्र के भीतर रहकर लगातार ऑपरेशन कर सकता है। और इसी वॉरशिप के पहुंचने से अब खाड़ी देशों में मुश्किल पैदा हो रही है, लोग परेशान हैं। उनको लग रहा है कि अमेरिका अगर वहां पर पहुंच गया अपने वेपन्स के साथ तो इसका मतलब एक्शन जरूर है। हालांकि आर भार्गव सर जो कि IG BSF है फॉर्मर, वो कह रहे हैं कि हमें इतना भी जल्दी इस चीज को नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका हमला करेगा, लेकिन हमला होगा नहीं होगा इसे लेकर अभी श्योरिटी नहीं है। भार्गव सर मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा था
कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि अमेरिका ने पूरी तैयारी सर वहां पर कर ली है, अमेरिका वहां पहुंच गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत एग्जीक्यूशन हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, हमला हो जाएगा। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं सर, ये जो तैयारियां हैं, जो ईरान को इजराइल भी धमकी दे रहा है, अमेरिका का अभी व्हाइट हाउस से भी लगातार नैरेटिव्स आ रहे हैं, ये कम्युनिकेशन किस तरह का है सर? ये दबाव बनाने की कोशिश है, सिर्फ डराने की कोशिश है, गीदड़ भभकी दी जा रही है? स्कूल में हम लोग एक चीज देखते हैं, कहते थे ना, कोई कोई बच्चा बदमाश है और आप उसको पीट नहीं सकते तो उसके बराबर वाले के एक थप्पड़ मार दो कि शायद वो डर जाए। अभी अमेरिका जो कर रहा है वो अपना, उसने जो भी अभी जैसे बताया कि साइबर रैटलिंग कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये अभी अमेरिका सिर्फ अपनी ताकत को कोशिश कर रहा है और उसने अपना ये फ्लीट पर आया है बेसिकली अपनी पावर को दिखाने के लिए। राइट सर। आज की तारीख में देखिए, ये जो एरिया है, जितना भी जितना जो जाता है बाकी कंट्रीज में, वो अगर यहाँ पर इस तरह की कोई सिचुएशन अनसर्टेनिटी की या इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार होगा तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान होगा उन कंट्रीज को जो या तो तेल भेजते हैं या तेल मंगाते हैं। 30 से 40% तेल इसी रास्ते से आता जाता है, जिसको लेकर के अगर ऑयल प्राइसेस एस्केलेट करते हैं तो आज की तारीख में फायदा किसको होगा? अमेरिका को फायदा होगा। क्यों? उसने जगह जगह पर अपने कब्जे कर रखे हैं, यहां तक कि वेनेजुएला के ऊपर भी उसने अपना कब्जा कर रखा है। किस लिए? तेल के लिए। बाकी अमेरिका का एक्चुअल एम क्या है यहां पर लेकर के आने का, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। अमेरिका किसको टारगेट करना चाहता है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि ईरान को टारगेट करके, डायरेक्टली उसको खाली टारगेट करके अमेरिका को कुछ मेजर अचीवमेंट नहीं होना। कितना करेगा? जहां तक रहा एटॉमिक इंस्टॉलेशन, उसके वो अभी इशू खत्म हो गया। बाकी जहां तक रहा टेररिस्ट को जो ईरान सपोर्ट कर रहा है, उसको बचाने के लिए पूरे ईरान के ऊपर हमला करने का कोई मतलब नहीं होता है। ईरान के ऊपर हमला करने से हूती वगैरह ये कोई खत्म नहीं हो जाएंगे। खत्म करना तो जैसे हमने किया था, वो भी हूती के या जो भी हैं उनके ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर सकता है या उनको इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि उनको उस नुकसान से बाहर निकलना उनके लिए फॉर्मिडेबल हो जाए। लेकिन उसके लिए पूरे ईरान को नष्ट करना या पूरे ईरान के ऊपर हमला कर देना, मैं नहीं समझता। ठीक है। एम्बेसडर गौरी शंकर भी मेरे साथ हैं। एम्बेसडर साहब, जो बात भार्गव सर कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब अमेरिका इतना भी गुड पिक्चर वाला कंट्री नहीं है। अब नेटो की वो सुनता नहीं है, ईयू से वो डरता नहीं है, ओपेक कंट्रीज को वो धमकाता रहता है, ग्रीनलैंड को लेकर वो अपने मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ाई कर रहा है। तो अमेरिका इतना सज्जन राष्ट्र तो है नहीं। अब अगर वहां पे वॉरशिप सर पहुंची, जैसा कि आप 2 दिन पहले मुझे बता रहे थे कि अमित, अमेरिका किसी से डरने वाला नहीं है, उसको जो करना है वो करेगा और उसके ऊपर चाहे प्रेशर इंटरनेशनल बने, चाहे इनिशियल अंदर से अमेरिका के लोग उस पर प्रेशर बनाए, ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो उनकी डॉक्ट्रिन है कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, वो तो अमेरिका हमेशा ही चाहता है सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अमित जी। जो अमेरिका कोई सज्जन नहीं बल्कि अपने साधारण भाषा में कहें तो एक दुर्जन राष्ट्र ही है। जी सर। क्योंकि वो अपना पूरे संसार में दबदबा चाहता है। जहाँ के रेजीम उनकी सुनते नहीं है, उन रेजीम्स को हटा के वहाँ पपेट रेजीम्स बनाना चाहता है। राइट सर। ये पॉलिसी उनकी हमेशा से रही है। चाहे इराक को देख लें, चाहे आप सीरिया को देख लें, चाहे आप लीबिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, हर जगह पे उन्होंने यही किया है। और यहाँ भी इनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव अभी यही लग रहा है कि जो इनका जो थियोलॉजिकल रिजीम है खमेनाई का, उसको हटा के एक ऐसा रेजिम यहाँ पे बनाया जाए जो अमेरिका की सुनती रहे। जो भी ट्रंप के व्हाइट हाउस से जो ऑर्डर्स आए करता रहे। तो ये एक इनका मेन ऑब्जेक्टिव मेरे को लग रहा है कि इस रेजिम के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और इंटरनल जो कैंपेन है, जो इंटरनल रिवॉल्यूशन है, इतना स्ट्रोंग हो जाए कि इस रेजिम को या तो हटना पड़े या इतना वीक हो जाए कि ये अमेरिका के साथ नेगोशिएट करे। और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब होगी अब, क्योंकि इंटरनेट भी करीब करीब बंद है और ऑयल सप्लाई जो इनकी है वो कम्प्लीटली बंद है। बाहर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं वो भी कम्प्लीटली बंद है। तो इस सिचुएशन के अंदर इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन और खराब होगी और आगे आने वाले हफ्तों में। और उससे जब भुखमरी होगी देश के अंदर,
आप जानते हैं वहां पे ऑलरेडी पानी की बहुत बड़ी कमी है, राइट सर। वाटर सप्लाई की बहुत बड़ी समस्या है तेहरान में। तो अगर ये समस्याएं बढ़ेंगी तो फिर नेचुरली इस रेजिम को किसी न किसी तरह से जाना पड़ेगा, या फिर वो लाखों लोगों को मारेंगे, ये भी एक संभावना है। तो उससे जो है इनकी जो रेजिम की बदनामी होगी। तो अमेरिका चाहता है कि ये रेजिम किसी भी तरह से जाए और इसकी जगह एक ऐसा रेजिम बने जो अमेरिका की सुनता रहे। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। इससे क्या है कि इजराइल को भी थोड़ी वो सेफ्टी मिलेगी, और जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी खत्म होगा, मिसाइल प्रोग्राम है वो भी खत्म होगा, और जो इनके साथ लिंक्ड जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको भी फिर सपोर्ट बंद होगा। यही सिचुएशन मेरे को लग रही है, लेकिन अभी तक ये शो ऑफ फोर्स है। अभी तक ये अटैक होगा नहीं, हो सकता है कोई कुछ टारगेट्स जो हैं इनके उनके ऊपर लिमिटेड रूप से अटैक हो, लेकिन कोई लार्ज स्केल वॉर भी नहीं होगा। अभी तो इनके ऊपर जो ब्लॉकेड चल रहा है, उस ब्लॉकेड से वो चाहेंगे कि इंटरनल रिवॉल्यूशन और स्ट्रांग बने और रेजिम कमजोर हो। यही मेरी मेरा मानना है। राइट सर। मनन सर, जिस तरह की बात एम्बेसडर साहब कर रहे हैं और भार्गव सर भी बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, या जो मिडिल ईस्ट में हमारे सोर्सेज, हमारे एजेंसीज जो वहाँ पर काम कर रही है मिडिल ईस्ट में, ईरान, इराक और आसपास के इलाकों में, वो कह रहे हैं कि अमेरिका हमला करे ना, कि बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। खामनेई साहब कहीं बंकर में एक सीक्रेट लोकेशन में छिपा दिए गए हैं। अमेरिका का भी टैक्टिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जो मैप पे मैं बता रहा था कि कहाँ कहाँ अमेरिका के बेसिस है, कहाँ से हमला होगा। फाइटर जेट्स डिप्लॉय अमेरिका ने ऑलरेडी कर दिए हैं। B-2 बॉम्बर के डिप्लॉयमेंट की भी सीक्रेट खबर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बिल्कुल वैसी बन गई है जैसा वॉर के पहले की प्री वॉर जो प्रेप होता है वैसा दिखाई दे रहा है। तो क्या सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए प्री वॉर प्रेप हो रहा है, या आपको लग रहा है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका कुछ तो एक्शन जरूर करेगा? क्योंकि 2025 में हमने देखा था B-2 बॉम्बर ने कैसे ईरान में तबाही मचाई थी। जी, मुझे आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। हाँ। और इसमें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, जो जो एम्बेसडर साहब पहले कह चुके हैं, मैं भी उनको सपोर्ट ही करूंगा, कोई नई बात नहीं कह रहा। हाँ। कि रिजीम चेंज होता है, जिसकी बात पहले हो चुकी है, कि अगर अमेरिका के लिए फ्रेंडली रिजीम नहीं है, फ्रेंडली सरकार नहीं है, तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण घटक रह चुका है रिजीम चेंज। राइट उन्होंने रिजीम चेंज कर दी वेनेजुएला में, रिजीम चेंज का असफल प्रयास किया गया वियतनाम में, सद्दाम हुसैन को 2003 में एक छोटे से खड्ड में पाया गया और ट्रायल करके फिर उसको वहां पर हैंग कर दिया गया। ये सारी की सारी बातें हुई। तो मुझे लगता है कि इनिमिकल है तेहरान की रिजीम खोमेनी साहब के अंडर में, क्योंकि मैं पहले भी मैं ये बात कह रहा था, क्योंकि ईरान के बारे में देखा जाए तो दो बड़े फ्लाई इन द ऑइंटमेंट है अमेरिका और इजराइल के लिए, कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने वाला है और न्यूक्लियर पावर है। और उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका की पुरानी नीति रही है, मेरी बात खत्म करूंगा मैं, कि अगर हम भारत और पाकिस्तान को देखें तो 1974 में जब हमने पहला लाफिंग बुद्धा का जो बॉम्ब ब्लास्ट किया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, उसके चलते ही अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने बड़े हैवी सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए। पहली बात तो ये 98 में भी जिस तरीके से धोखा दे के अमेरिका को हम लोगों ने न्यूक्लियर पोखरण 2 के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए, तो भारत और पाकिस्तान भी एक तरीके से ट्विलाइट जोन, उस समय शब्द यूज होता था 90 के दशक में, तो ईरान भी उसी ट्विलाइट जोन में है। पर हमको ये समझना चाहिए कि जो स्थितियां भारत के अगेंस्ट कर सकता था अमेरिका या फ्यूचर में करेगा, वो स्थितियां ईरान के साथ कुछ और प्रकार की स्थितियां करेगा। और भारत और ईरान में तो एक तरीके के संबंध अच्छे ही थे ट्रंप साहब के आने से पहले, तो हमारी स्थितियां डिफरेंट है। और जहां तक ईरान की बात है, वो एक रोग स्टेट एक्टर है। और मैं यहाँ पर यह बात भी कहना चाहूंगा कि सिविलाइजेशनल एनिमीज भी हैं अमेरिका। ये बात हमें मिस नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका और ईरान सिविलाइजेशनल एनिमीज हैं, क्योंकि अगर हम एंशिएंट टाइम्स को देखें और मतलब प्राचीन इतिहास को देखें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा बीकन लाइट की तरह एक्ट कर सकता है। ईरान भी बहुत ज्यादा, इस बात को हम ना भूलें, बड़ा ही एक्सपेंसिव और टेरिटोरियली गेन करने वाला राष्ट्र रहा है। डेरियस 1, डेरियस 2 और जरकेस, ये तीन इतने खूंखार और भयानक पर्शिया कहलाता था, पर्शिया के रूलर्स रहे हैं, कि इन्होंने ग्रीस की जो डेमोक्रेसी थी, ग्रीस का जो प्रजातंत्र था,
उसको दबाने के लिए लगातार संघर्ष किए, बैटल ऑफ थर्मोपाइल किया। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि नैरेटिव रिपीट किया जाए अमेरिका द्वारा या ईरान द्वारा, पर मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं सिविलाइजेशनल कंस्ट्रक्ट भी है, ऐसा इतिहास, ऐसा एंटीसीडेंट है जिसके चलते अमेरिका प्रेसिडेंट रीगन ने 1980-81 में ईरान को डिक्लेयर किया था शैतान, द ग्रेट सेटन। तो मुझे लगता है उसी की परिपाटी पे अमेरिका आगे चल रहा है। पर गिदड़ भभकी तो मैं नहीं कहूंगा, पर ये एक तरह की कोअर्सिव डिप्लोमेसी है, ये एक तरीके की गल-घटाओ कूटनीति है, गला घोटने वाली कूटनीति है, जिसके चलते शायद ट्रंप साहब डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, पर एक दो कुछ हैवी, पिछले बार से हैवी एयर स्ट्राइक्स करेंगे B-2 बॉम्बर्स के द्वारा, और प्रयास करेंगे कि नातांज, फोर्दो और जो बाकी के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल नेस्तनाबूद कर दे। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा। मनन सर प्लीज स्टे विथ मी। सूद सर, एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि जब ईरान में अनरेस्ट शुरू हुआ तो कहा गया कि CIA और मोसाद ने मिलकर ये काम किया है। आपको ऐसा लगता है कि एजेंसीज मिलकर ईरान में इतना बड़ा सिविल वॉर उन्होंने क्रिएट किया, इतना अनरेस्ट पैदा किया, हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे, 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर हलाक हुए, वहां पर कत्लो गारत हुई। आपको लगता है क्या CIA और मोसाद की भूमिका इसमें थी? देखिए, जहां तक मैं ईरान को समझता हूं, ईरान के लोग सड़कों पे खुद आए हैं, इसमें ना CIA का हाथ है ना मोसाद का हाथ है, क्योंकि वहां पे हालत इतनी खराब हो गई। मैंने कहा वहां नान नहीं मिल रहा है, 20,000 रुपए तमाम रियाल का नान मिल रहा है, आप लोग रोटी नहीं खा सकते, इसलिए लोग बाहर आए। लोगों को बड़ा डर है वहां पे ईरान की गवर्नमेंट से, लेकिन तब भी बाहर आ गए। और अगर ईरान ने अमेरिका से पीस खरीदनी है तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करते, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देगा तो सैंक्शन हट जाएगी। चाहे हिजबुल्लाह को पैसे दे, चाहे हमास को पैसे दे, अपने लोगों को रोटी दे सकता है। लेकिन ईरान अड़ियल है जिस तरीके से अमेरिका अड़ियल है। और मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात कह दूं, अमेरिका किसी भी हालत में ईरान की जो खमनई गवर्नमेंट है उसको नहीं हटाना चाहता, और ईरान को अगर बर्बाद किया अमेरिका ने किया है। जब शाह को हटाया और खोमेनी को ले आया, खोमेनी अलग थे और खमनई अलग हैं। देखिए, इस टाइम पे अमेरिका यहाँ पे अपने आर्म्स, देखिए मैं यूरोप में भी रहा हूँ, यूरोप और US का एक एजेंडा है, आर्म्स बेचो, साथ में टूरिज्म करो, उससे उनकी इकोनॉमी बढ़ती है। और US का जो US 46% वर्ल्ड के आर्म्स अपने बेचता है। और अगर गल्फ में पीस हो जाए और ईरान के अंदर अगर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो यहाँ पे इजराइल से ना वार होगा, ना सऊदी से वार होगा, ना यहाँ पे हिजबुल्लाह रहेगा, ना हमास रहेगा, ना दूसरे ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। तो पीस आने के बाद किसको फायदा है? उनको फायदा, लेकिन अमेरिका को तो कोई फायदा नहीं। अमेरिका के 16% आर्म्स बिकने कम हो जाएंगे। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा पीस है। अमेरिका इस सिचुएशन में अटैक करेगा अगर उसको लगेगा कि उसको खतरा है, वो खतरा है न्यूक्लियर आर्म से। अगर ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम को खत्म कर दे तो सारी सैंक्शन हट जाएगी, ईरान प्रॉस्पर करेगा। ईरान एक बड़ी प्रॉस्परस कंट्री थी 1979 से पहले, बर्बाद भी इन्होंने किया। और इसको अगर देखिए, आप अपने एयरक्राफ्ट भेज के वहां पे गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकते, आपको अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी। बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत जरूरी है सर, फील्ड ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी कोई तैयारी नहीं इनकी। ठीक है भार्गव सर, एक क्लोजिंग कमेंट के लिए जाओ, ज्यादा वक्त नहीं बचा, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। भार्गव सर, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड होने वाला नहीं है, फील्ड पर अपने सैनिक को भेजेंगे नहीं, लेकिन अभी जो सिचुएशन सर आपको लग रही है कि खामने को सत्ता से हटाया नहीं जा सकता जब तक कि ग्राउंड ऑपरेशंस ना हो, तो ये जो सारा नाटक चल रहा है खाड़ी देशों में, वॉरशिप वहां पर पहुंच रही है, डिप्लोमेटिक नैरेटिव्स चल रहे हैं, धमकियां चल रही हैं, ईरान अड़ा हुआ है, अगर सच ये बात सूद सर कह रहे हैं कि अगर आप अपना यूरेनियम इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बंद कर दे तो सैंक्शन हट जाए, कम से कम पब्लिक को खाना, नौकरी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, इंडस्ट्री बच जाएगी, आखिर खामनेई चाहते क्या है? वो सच में देश बर्बाद करना चाहते हैं क्या? वो नहीं चाहते कि ईरान रहे, वहां के लोग खाएं पिएं और बाकी मुल्कों की तरह अमन चैन वहां रहे? इस तरह से अड़े हुए हैं जैसे लग रहा है कि बर्बाद करके मानेंगे ईरान को। सर, आई गिव यू 60 सेकंड, 1 मिनट। एक बात तो समझने की यह है कि खोमेनी लीडर किस तरह के हैं। ही इज अ रिलीजियस क्लेरिक जिसने जाकर के सत्ता पे कब्जा किया होता है। और एक जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या दूसरी भी गवर्नमेंट में, उनका वो पब्लिक सेंट्रिक होते हैं, पीपल सेंट्रिक होते हैं, जबकि ये खोमेनी जैसे जो लोग होते हैं, इनका नहीं जो यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल वक्त नहीं, आई एम वेरी सॉरी, आई लेफ्ट विद नो टाइम से, लेकिन आप तमाम मेहमानों का
बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ भार्गव सर थे, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एनके सूद साहब मेरे साथ थे, फॉर्मर रॉ ऑफिसर थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए आने वाले वक्त में किस तरह से वहां पर स्थितियां होने वाली, ये बहुत क्रूशियल होगा। हमारे वॉर स्पेशल में सबसे पहले हर जंग की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ईरान में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, इजराइल क्या कुछ करने वाला है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी हैं। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी